बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोबिन्स पैथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, दैट इज़ हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, ये एक बहुत सी ब्रॉडर सी टर्म आ जाती है। अब ये जो पैथोलॉजी है बेसिकली इसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं 4 डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर, ऑन द बेसिस के आखिर इस हार्डनिंग के पीछे जो है वो वजह क्या थी, कौन सी लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या आए हैं, कितनी डिग्री तक जो है वो वेसल्स ने रिस्पॉन्ड किया और क्या ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाई है, वो कितना सिवियर हुआ है, मोर्टेलिटी के चांसेस कितने हुए हैं, वेदर वो बिनाइन कंडीशन थी, मैलिग्नेंट कंडीशन थी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक जो पैथोलॉजी की बात करनी है ना, वो है कि वेसल वॉल की जो है वो इंजरी हुई है किसी भी वजह से, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो डायबिटीज़ मेलिटस है, सिगरेट स्मोकिंग है, या फिर इन्फ्लेमेशन रिलेटेड कोई भी इंजरी हुई है वेसल्स को, तो उसके रिजल्ट में कैसे कैसे जो है वो वेसल हमें रिस्पॉन्ड करेगी, उसकी बेसिस पे हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज कर दी। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को हमने जो 2 क्लासीफाई किया, वो हाइपरटेंशन के बेसिस पे हम लोगों ने इसको क्लासीफाई कर दिया हाईलाइन और हाइपरप्लास्टिक के अंदर। अब यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू हम लोग इन दोनों क्लासेस को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये होगा कि जो मॉडरेट सी हाइपरटेंशन आ जाती है या एज के साथ साथ भी जो एंडोथेलियल सेल्स आ जाते हैं ना, वो इंजर होंगे, उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर मोस्ट कॉमनली जो डायबिटीज़ मेलिटस हैं तो वो जो है वो इन वेसल्स को इंजर करवाएंगी, और मोस्ट कॉमनली जो अफेक्ट होने वाली वेसल्स आ जाती हैं वो एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स आ जाते हैं हमारी किडनी के अंदर, जो कि जिनके अंदर हमें ये वाली कंडीशन नज़र आ रही होती है हेयर लाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की। अब इसको हम लोगों ने हेयर लाइन का नाम क्यों दिया है, बेसिकली यहाँ से जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है वो लीक कर रहे होते हैं, और साथ साथ जो है वो स्मूथ मसल सेल्स जो आ जाते हैं वो भी यहाँ पे प्रोलिफरेट करके जो है वो कोलेजन या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की सिंथेसिस करवा रही है। अब कोलेजन भी प्रोटीन है, उसके डिपॉजिट होने की वजह से माइक्रोस्कोपिकली हमें जो है वो पिंक सी अपीयरेंस हमें नजर आएगी, पिंक सी थिकनिंग नजर आएगी इस मीडिया के लेयर के अंदर। ठीक है, जिसको हम कह देंगे हेयर लाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब जो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जो हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन है, वो बेसिकली अफरेंट आर्टरियोल्स को अफेक्ट करेगी, जबकि जो डायबिटीज़ है वो अफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स दोनों के अफेक्ट करेगी। सेकेंड जो बात कर लेते हैं हम लोग हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की। ठीक है, ये भी बेसिकली मेनली हमारी किडनीज की ही आर्टरियोल्स को अफेक्ट कर रही होती है, लेकिन सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर इसका जो बेसिक पैथोलॉजी आ जाती है, बेसिक जो स्टिमुलस आ जाता है वो है सीवियर हाइपरटेंशन। उसके रिजल्ट में जो है वो स्मूथ मसल सेल्स प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, और जब वो प्रोलिफरेट करेंगे साथ साथ बेसमेंट में ब्रेन जो है वो रीडुप्लीकेट करने शुरू कर देगी, तो एक कॉन्सेंट्रिक और लेमिनेटेड सी अपीयरेंस हमें नजर आएगी आर्टरियोल्स के अंदर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अनियन स्किनिंग। चलें जी, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस प्राइमरीली जो है वो इंटीमा की लेयर का लीजन आ जाता है, जिसमें क्या होगा कि एथेरोमेटस प्लाक बनेगा। ये प्लाक कैसे बनता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, इसकी हम लोग डिटेल देखेंगे। अच्छा, ये बहुत मैलिग्नेंट सी कंडीशन आ जाती है, अबाउट 50% जो वेस्टर्न पीपल आ जाते हैं उनकी डेथ जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रही होती है। ये जो एथेरोमेटस प्लाक बनता है ये 2 तरह से जो है ये अपनी क्लिनिकली प्रेजेंट करता है। या तो ये मैकेनिकली जो है वो वेसल के ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, यानी कि वो सिर्फ वो प्लाक बनेगा और उसने वेसल के ल्यूमन को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देना है। या तो ये होगा कि इसके अंदर कुछ वेसल्स वगैरह होंगी वो रप्चर कर जाएंगी, जो कि पूरे ल्यूमन को जो है वो एकदम से ऑब्स्ट्रक्ट करवा देंगी और इन्फॉर्क्शन वगैरह काज करवाएंगी उस रिस्पेक्टिव एरिया के, जैसे कि MI के अंदर हमें नजर आता है, स्ट्रोक के अंदर नजर आता है, और डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस को स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात है, कौन सी ऐसी काजेज हैं जो कि एंडोथेलियम को इंजर करवाएंगी। मोस्ट कॉमनली जो आ जाता है वो हाइपरलिपिडीमिया और हीमोडायनामिक फैक्टर्स हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली जो है वो एंडोथेलियम को इंजर करवा रहे होते हैं। हाइपरलिपिडीमिया का या डिसलिपोप्रोटीनीमिया के अंदर हम बात करेंगे कि LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो चुका है, या HDL कोलेस्ट्रॉल कम हो चुका है, या फिर लिपोप्रोटीन A का लेवल ज़्यादा हो चुका है। अब LDL कोलेस्ट्रॉल बेड कोलेस्ट्रॉल इस वजह से है क्योंकि वो लिवर से जो है वो सारा कोलेस्ट्रॉल वगैरह ले जाके जो है वो पेरिफ्री के अंदर वेसल्स के अंदर डिपॉजिट करवा रहा होता है, जबकि HDL कोलेस्ट्रॉल इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, वो वेसल्स वगैरह से या प्लाक वगैरह से जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसको उठाएगा और वो लिवर की तरफ लेके जाएगा और वहाँ से वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लिपोप्रोटीन A भी जो है LDL की तरह का ही एक पार्टिकल आ जाता है। सो डिसलिपोप्रोटीनीमियाज की कंडीशन में जो है वो एंडोथेलियम सेल की इंजरी होगी।
अब ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो है ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हुआ होता है। एक आ जाता है जेनेटिक कंडीशन, ठीक है, होमोजाइगस फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, जिसमें इस तरह से होता है कि जो लिवर के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल के जो रिसेप्टर्स हैं वो फंक्शन नहीं कर रहे होते, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिवर के अंदर इनटेक नहीं हो सकेगा, इसका लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा। ऑफ कोर्स ये बात है कि प्लाज्मा के अंदर जब इसका लेवल ज़्यादा होगा तो ये इधर उधर डिपॉजिट होना शुरू कर देगा वेजल्स के अंदर और उनको इंजर करवाना शुरू कर देगा। सेकेंडली आपने बात करनी है डायबिटीज़ की। इंसुलिन जो है वो कम है, और जब इंसुलिन कम होता है डायबिटीज़ के अंदर तो हमें पता है कि लिपिड्स की ब्रेकडाउन नहीं हो सकती और उसके अंदर भी हाइपरलिपिडीमिया की हमें कंडीशन नज़र आती है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर भी इसी तरह से जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो नॉर्मली क्या करवाते हैं कि जो टेक्स वगैरह हैं, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, उसको लिवर से इंटेक ज़्यादा करवा देते हैं। अब जब थायराइड हार्मोन भी कम होंगे तो अगेन इनका इंटेक ज़्यादा नहीं हो सकेगा लिवर के अंदर, और ब्लड के अंदर इनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा और अगेन एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये सेकेंडरीली एथेरोस्क्लेरोसिस काज करवाते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपोथायरॉयडिज्म। देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर भी इसी तरह से होता है जिसमें हैवी प्रोटीन यूरिया होता है। देन लिवर उसको कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस और ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड्स बनाना शुरू कर देते हैं और उसको प्लाज्मा के अंदर रिलीज़ करता है। अल्कोहलिज्म भी हमें पता है लिवर को डैमेज करवाते हैं और वहाँ से कोलेस्ट्रॉल का रिलीज़ होता है इनटू द प्लाज्मा। सो ये सारी कंडीशंस थी जो कि हाइपरलिपिडीमिया की वजह से जो है वो एंडोथेलियल सेल्स की इंजरी होती है, और देन आगे जो है वो किस तरह से एथेरोमेटस प्लग्स की फॉर्मेशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली आ जाता है हीमोडायनेमिक फैक्टर्स। हीमोडायनेमिक फैक्टर्स इस तरह से है कि या तो ब्लड फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो चुका है या हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन के अंदर जो है तो एथेरोमास के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे लेट्स से कि ब्रांचिंग पॉइंट्स हैं तो वहाँ पे जो है ब्लड फ्लो के टर्बुलेंट के ज़्यादा चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी जगहों पे जो है वो एथेरोमा की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और साथ साथ एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा में वो इस वजह से क्योंकि पोस्टीरियर वॉल जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल आगे होती है। जब हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है तो बार बार जो ब्लड है ना वो हैमर कर रहा होता है पोस्टीरियर वॉल को, पीछे जो पड़ा हुआ वर्टिब्रल कॉलम है उसके अगेंस्ट जो है वो हैमरिंग हो रही होती है, तो उसकी इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं। सो ये वो कंडीशंस हैं जो कि क्रोनिकली परसिस्टेंटली एंडोथेलियल सेल्स को इंजर करवाते हैं और उसके रिजल्ट में जो है वो एंडोथेलियम की डिसफंक्शनिंग होती है एंड देन एथेरोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, हाइपरलिपिडीमिया हाइपरटेंशन के बाद और हीमोडायनामिक डिस्टर्बेंसेस के बाद और डिफरेंट तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं। हाइपरटेंशन क्या करवाएगा, अगेन जो है वो ब्लड फ्लो को टर्बुलेंट करवा देगा, एंडोथेलियम इंजर होगी। स्मोकिंग की वजह से, ओबेसिटी की वजह से भी एंडोथेलियल सेल्स इंजर होते हैं। स्मोकिंग में डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं, होमोसिस्टीन। दैन इसके अलावा टॉक्सिन्स लाइक एंडोटॉक्सिन्स वगैरह, वायरसेस वगैरह, साइटोमेगेलोवायरस, इम्यून रिएक्शन लाइक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस वगैरह जब इसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं दैट कैन आल्सो लीड टू एंडोथेलियल सेल इंजरी। एंडोथेलियम अब हो चुकी है डिसफंक्शन, उसके अंदर 2-3 तरह की चेंजेस आएंगी जिसको हम कहेंगे कि एक तो ये कि उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसके अंदर गेप्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे और ब्लड के कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ पे लीक होना शुरू हो जाएंगे। डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो एलटीएल के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, माइग्रेट करना शुरू कर देंगे इंटीमा के लीजन के अंदर। चूँकि हमने कहा कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो मेनली किसके लीजन आ जाती है, इंटीमा के लीजन। तो अब हम इंटीमा के अंदर आने वाली चेंजेस को 1 बाय 1 देखेंगे। साथ साथ जो है वो ल्यूकोसाइट की एडिशन होगी, वीकेम वगैरह ज़्यादा बनना शुरू हो गए, यहाँ पे आके इन्होंने एडहियर किया और फाइनली वो माइग्रेट कर देंगे। थर्डली जो है वो थ्रोम्बोजेनिक हो जाएगी, प्लेटलेट्स वगैरह ज़्यादा एग्रीगेट करना शुरू कर देंगे चूँकि जो वो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका डिके हो चुका है। क्योंकि एलडीएल ने स्टिमुलेट करवाना है फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन को, फ्री रेडिकल्स नाइट्रिक ऑक्साइड को डिके करेंगे और प्लेटलेट्स यहाँ पे एडहियर होंगे। अब फाइनली क्या होगा कि ये मैक्रोफेजेस वगैरह जब इंटीमा के अंदर पहुंच चुके हैं तो इन्होंने क्या करवाना है, इन्होंने एलडीएल वगैरह को या कोलेस्ट्रॉल वगैरह को जो है वो इंगल्फ कर लेना है, खा लेना है। ठीक है, जब ये खाएंगे तो साथ साथ जो है ये डिफरेंट तरह के लोकली भी एक तो ईट अप करेंगे, सेकेंडली ये कि ये डिफरेंट तरह के फ्री रेडिकल्स रिलीज करवाएंगे यहाँ पे अगेन, जिसने एलडीएल को ऑक्सीडाइज करवाना है। ये जो ऑक्सीडाइज एलडीएल है ये ज़्यादा जो है वो हैजार्डियस आ जाता है, ज़्यादा डेंजरस आ जाता है, ज़्यादा खतरनाक है। किस तरह से कि ये ऑक्सीडाइज होने के बाद मज़ीद मोनोसाइट्स को एक्टिवेट करवाएगा ताकि मज़ीद जो मोनोसाइट्स हैं वो यहाँ पे माइग्रेट करें। साथ साथ जो है ये यहाँ से इनकी लोकली प्रोडक्शन करवाएगा कीमोकाइंस की, जो कि अट्रैक्ट करेंगे अब स्मूथ मसल सेल्स को भी इंटीमा के लेयर के अंदर, उनको भी प्रोलिफरेट करवाना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो आएंगे, उन्होंने भी जो है वो एलडीएल ऑक्सीडाइज एलडीएल को जो है वो ईट अप करना है
और साथ साथ जो है ऑक्सीडाइज LDL जो है वो साइटोटॉक्सिक भी है। यहाँ पे जो मोनोसाइट्स हैं वो इंटरलीकिन 1 रिलीज करेगा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करवाएगा जो कि फर्दर एंडोथेलियल सेल्स को इंजर करवाएंगे, और मोनोसाइट कीमोटैक्टिक प्रोटीन्स वगैरह। टी लिम्फोसाइट्स जो यहाँ पे आएंगे वो रिलीज करेंगे गामा इंटरफेरोन और लिम्फोटैक्सिन्स वगैरह जो कि मजीद लिम्फोसाइट्स को जो है वो प्रोलिफरेट करवाएंगे। सो ऑक्सीडाइज LDL ज़्यादा डेंजरस आ जाता है, हेजाइडियस आ जाता है। स्मूथ मसल सेल यहाँ पे इन्वाइट हो चुके हैं, उन्होंने भी जो है वो लिपिड्स वगैरह को इंगल्फ कर लिया, अब फॉर्म सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर उन्होंने फॉर्म सेल्स को प्रोमिनेंटली दिखाया हुआ है। आगे क्या होगा कि स्मूथ मसल सेल्स अब कोशिश करेंगे कि वो जो एंडोथेलियम के अंदर गैप्स आ चुके हैं उसको हील करने की कोशिश करेंगे। वो एंडोथेलियम के अंदर बिल्कुल उसके नीचे जो है वो प्रोलिफरेट करके एक तो खुद भी प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है, साथ साथ जो है वो कोलेजन की सिंथेसिस वगैरह करवाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पे ब्लू के अंदर दिखाया गया है। तो ये जो है जब स्मूथ मसल सेल्स की प्रोलिफरेशन होगी, कोलेजन की डिपोजिशन होगी, इसको हम कह देंगे फाइब्रिस की केप, ठीक है। और इसके नीचे जो है जो सेल्स और कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होता जा रहा है, इसको हम कह देंगे नेक्रोटिक सेंटर या फिर कोलेस्ट्रॉल का सेंटर या लिपिड का कोर, ठीक है। और इसके जो साइड है यहाँ पे न्यूवास्कुलराइजेशन भी थोड़ी बहुत हमें नज़र आएगी। सो ये जो है फाइनली हमें एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लॉक की फॉर्मेशन नज़र आ रही है विद इन द इंटीमा लेयर ड्यू टू स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन, कोलेजन की डिपोजिशन, बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिपोजिशन और एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड की डिपोजिशन की वजह से। सो बाय द एंड हमें इंटीमा के अंदर क्या मिलेगा, एथेरोमेटिस प्लॉक, जिसके अब 2 कंपोनेंट्स हमें नज़र आ गए, एक फाइब्रिस केप नज़र आ गई और नेक्रोटिक सेंटर। फाइब्रिस केप किस वजह से बनी, स्मूथ मसल सेल्स ने जो है वो प्रोलिफरेट किए, यहाँ पे जो है वो कोलेजन वगैरह की सिंथेसिस करवाई, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिपॉजिट करवाया, साथ में हमें कुछ यहाँ पे लिम्फोसाइट्स वगैरह भी मिलेंगे, फॉर्म सेल्स भी थोड़े बहुत हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगे फाइब्रिस केप के अंदर। जबकि नेक्रोटिक सेंटर जो है वो मेनली जो है कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना होगा, कोलेस्ट्रॉल की क्रिस्टल से, फॉर्म सेल से मिलके बना होगा, जो कि अगेन क्या है, मैक्रोफेजेस वगैरह और स्मूथ मसल सेल्स जिन्होंने क्या चीज़ खाई हुई है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ईट अप किया हुआ है, इंगल्फ किया हुआ है, और साथ में सेल्स का डिफरेंट डेब्रिस मिलेगा। साथ साथ आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे जो इसका आ जाता है शोल्डर वाला एरिया, यानी कि साइड वाला रीजन आ जाता है, वहाँ पे न्यू वास्कुलराइजेशन भी हो रही है, ठीक है।